नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा खबरें 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं शशांक जी से। शशांक जी, आपके साथ घूमा मैंने सारे विधानसभा 10 में। सबका जितने लोगों से मैंने मिला, सबका समस्या यही है, सड़क की। तो सड़क की समस्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे गंभीर समस्या तो सड़क की है। सड़क नहीं होने की वजह से रोजगार, आवागमन, चिकित्सा, हर तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या इतना मुश्किल था कि 30 साल में जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क नहीं बन पाया? मेरा ये मानना है, सड़क का जो मुद्दा है, सरकार ने कभी इसे सीरियसली लिया नहीं। टेंडर आते गए, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। सिर्फ वोट के समय, जब भी चुनाव आता है, जनता से वादा किया जाता है कि सड़क का टेंडर हो गया है और जल्द से जल्द निर्माण होगा, उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है। चीज़ें इतनी मुश्किल तो नहीं हैं। भारत में प्रतिदिन जो हमारी केंद्र की सरकार है 70 किलोमीटर की रोड का निर्माण करती है, लेकिन हमारे यहाँ 40 किलोमीटर का अगर रोड बन गया होता तो हमारी विधानसभा आज सड़कों की समस्या से मुक्त हो गया होता। विधानसभा 10 में एक रक्सौल डंकन को छोड़ के दूसरा कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, तो लोग को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है, हमारा जीवन, आज हम घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं खरीद सकते। विगत 30 वर्षों से इस हमारे विधानसभा में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। आपको यूनिवर्सल नंबर नहीं है जिस पे आप कॉल करेंगे और एम्बुलेंस टाइम पे आएगा। दूसरा, आज भी गांव वालों को इलाज के लिए डंकन का सहारा लेना पड़ता है। एकमात्र अस्पताल जो कि एक एनजीओ के द्वारा उसका निर्माण हुआ था, पिछले 30 सालों में एक अस्पताल का ढंग का निर्माण नहीं हो पाया जहां हमारे गांव के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराए। मेरा मानना है, अगर यहाँ एक सरकारी अस्पताल होता, कम से कम 10 बेड का ही होता और एक इमरजेंसी फैसिलिटी उसमें होती, तो हमारे विधानसभा के 2.5 लाख लोगों को इलाज के लिए तो खर्च ना करना पड़ता, वहाँ तो उनकी बचत होती। सरकार आखिर हमें क्या दे रही है? हम क्या चाहते हैं सरकार से? एक सड़क मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए, सरकारी अस्पताल में ऐसी व्यवस्था हो। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पिछले 2 सालों से हिंदुस्तान के हर ज़िले में क्रियान्वयन इसका हुआ। बेतिया में भी इसका सेंटर खोला गया। जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, 100 रुपये की दवा आपको मात्र 15 रुपये 20 रुपये मिलती है। क्या हमारे विधानसभा में इसका सेंटर नहीं होना चाहिए था? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? यहाँ तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट लेने से मतलब है, राजनीति करने से मतलब है। मेरा मानना है, अब हम चिकित्सा की राजनीति करें, अब हम एम्बुलेंस की राजनीति करें, अब हम सस्ती दवाइयों की राजनीति करें, ताकि जन जन को उसका लाभ पहुँचे। और यहाँ शिक्षा की रही बात, तो शिक्षा के लिए एक कॉलेज है जहाँ एक तो रास्ते भी नहीं है वहाँ जाने के लिए, और शिक्षा की वही यहाँ पे है कि टीचर आते हैं, क्लास चलता नहीं है। इसके बारे में आप क्या? शिक्षा की स्थिति तो बदहाल है हमारी विधानसभा में। मैं आपको बता दूं, 2005 में जब मैं यहाँ से 10th करके वापस गया बाहर पढ़ाई करने के लिए, पिछले 15 सालों से एक भी संस्थान नहीं खुले। जो भी यहाँ कॉलेज हैं, वहाँ सिर्फ नाम का एडमिशन होता है और सिर्फ डिग्री मिलती है बच्चों को। प्रोफेसर को सरकार के द्वारा लाखों रुपए की सैलरी दी जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि वो क्लास क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हैं वो। आज एक KCTC कॉलेज है, स्थिति ऐसी है सड़कों की, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे मित्र चाह के भी वहाँ जा नहीं सकते हैं, इस कॉलेज तक नहीं पहुँच सकते हैं। कॉलेज में एक बैंक की व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को चालान वहाँ से अवेलेबल हो जाए, कोई भी फॉर्म भरना हो तो उन्हें परेशानी ना हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं, 10वीं के बाद बाहर जाना उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हमारे घर का कोई बच्चा मोतिहारी जा रहा है पढ़ने के लिए, तो घर वालों को महीने का कम से कम 5,000 रुपये रहने खाने का देना पड़ रहा है? पटना जा रहा है तो महीने का 10,000 रुपये देना पड़ रहा है, और दिल्ली जा रहा है तो महीने का 20,000 रुपये सिर्फ रहने खाने का। क्यों? क्या पिछले 30 सालों में यहाँ कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले जा सकते थे? नर्सिंग कॉलेज नहीं खोले जा सकते थे? अगर यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुले होते तो न जाने हमारी कितनी बहनें आज जीवन में अच्छा करती, एक रोजगार से उनको जोड़ा जा सकता था, बेहतर शिक्षा का माहौल हम बना सकते थे। मान लीजिए अगर रक्सौल में 3-4 यूनिवर्सिटीज़ होती तो कम से कम 10,000 बच्चे बाहर से यहाँ पढ़ने आते, हमारे आपके मकानों में वो किराया लेके रहते, हमें भी एक किराए का, रोजगार का एक साधन मिल पाता।
क्यों ऐसा हो रहा है हमारी विधानसभा में? आखिर कौन ये सही करेगा? आज यही स्थिति है कि एक युवा को खड़ा होना पड़ा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं चाहता हूँ हर घर के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। शिक्षा कोई मजबूरी नहीं होती है, शिक्षा एक अधिकार होता है और वो अधिकार मुझे दिलाना है। और बच्चों के लिए यहाँ खेलने की कोई स्टेडियम नहीं है, प्रतिभा बहुत सारी है यहाँ पे बच्चों में, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आगे बढ़े। और बहुत सारे स्टेट से बच्चे जाते हैं, बट हमारे बिहार से और रक्सौल विधानसभा से आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं है कि जो क्रिकेट में कहीं या किसी भी खेल में आगे बढ़ा हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं दुखी भी बहुत हूँ। पिछले 30 सालों से बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्या हुआ उन सारी योजनाओं का? एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे, एक स्पोर्ट्स विद्यालय नहीं है जहाँ पे बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षक के द्वारा उन्हें ट्रेनिंग मिले और वो भी अच्छा करे। हरियाणा का एक बच्चा कबड्डी खेल के नेशनल प्लेयर बन जाता है, ओलंपिक में चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे सारी ज़िंदगी नहर पे दौड़ते रह जाते हैं, बावजूद उसके वो आगे नहीं बढ़ पाते। वो अपनी मेहनत से ज़िले तक तो जा पाते हैं। अक्सर अखबारों में आप देखिएगा हमारे यहाँ के बच्चे मोतिहारी ज़िला में टॉप करते हैं दौड़ने में, खेलकूद में, क्रिकेट में, लेकिन उन्हें एक मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मौका मिला? मैं यही आप लोगों से वादा करता हूँ, अपने युवा साथियों से वादा करता हूँ, मैं उन्हें ये प्लेटफॉर्म दिलाऊँगा। अगर यहाँ पे कोचिंग होती, अगर यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते, क्रिकेट की ट्रेनिंग होती, तो न जाने कितने बच्चे हमारे यहाँ के IPL खेलते और अलग अलग ओलंपिक में हिस्सा लेते। आज कबड्डी के लिए भी जो बच्चे कबड्डी अच्छा खेलते उनके लिए भी प्रतिभा है। प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को यहाँ मौका नहीं दिया गया है। इन्हें मतलब ही तो नहीं है इस चीज़ का, ये सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है उन बच्चों का भविष्य हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ में था, जिन्होंने उनके बच्चों का भविष्य को कुचल दिया गया। मैं सब अपने युवा साथियों से वादा करता हूं कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे यहाँ पे, और जो भी बच्चा जैसे भी खेल में रुचि रखता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक स्कूल में गया था, सिसवा के एक स्कूल में गया था। वहाँ बच्चों से मैंने पूछा तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बच्चों को ये नहीं पता फुटबॉल क्या है और वॉलीबॉल क्या है। ऐसे समय में हम जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जहाँ बच्चों को ये नहीं पता है। उनसे खेलने का अधिकार भी छीन लिया गया। हर गांव के बच्चे लकड़ी का बल्ला और बांस का विकेट बना के खेल रहे हैं। क्या सरकार को ये नहीं दिखा? हमारे जनप्रतिनिधियों को ये बात नहीं दिखी? न जाने कितने नेता हैं रक्सौल में, क्यों नहीं वो सही कर देते हैं? उन्हें मतलब ही तो नहीं है। राजनीति तो यहाँ एक बिजनेस बना दिया गया है। राजनीति को तो विकास का एक जरिया बनाया गया था। यहाँ तो कहानी उल्टी है, तस्वीर उल्टी है। तो ही युवाओं को या इसमें आगे आना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को उनका हक अगर चाहिए तो उन्हें ही आगे आना पड़ेगा। कोई किसी का हक नहीं दिलाता, स्वयं हमें हक छीनना पड़ेगा। इस विधानसभा की स्थिति ऐसी हो गई है, बच्चे जगह नहीं है उनके पास, कहाँ खेले। पथारी था आपके सामने, बचपन में जब हम छोटे थे तो हम पथारी में खुद क्रिकेट खेलते थे। एक सपना देखते थे कि रक्सौल में भी एक स्टेडियम हो। मैं भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, न तो मेरी प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं मिला मुझे। मेरा वादा है अपने युवा साथियों से, अगर मुझे मौका दिया उन लोगों ने सेवा का, तो मैं खेल कूद को एक ऐसा माहौल बनाऊंगा अपने शहर में, जो बच्चा खेलना चाहता है वो खेलेगा और बढ़ेगा। हिंदुस्तान बढ़ेगा, आगे खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इस बात को सच किया जाएगा।